दोस्तों, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने कर दी थी। तो स्वर्ण मंदिर में हम लोग जानते हैं कि 1984 में भिंडरवाला छुपा हुआ था और वो अलग खालिस्तान की मांग कर रहा था। ऐसे में अलग देश की मांग करना देश की संप्रभुता के खिलाफ था। ऐसे में इंदिरा गांधी जी ने कड़ा एक्शन लेते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। सिखों का मानना था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस प्रकार से चलाया गया वह स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब का अपमान था। इससे आहत होकर उनके यानी कि इंदिरा गांधी जी के निजी सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी। ये सिख थे और सिख विरोधी भावनाएं भड़क गई। इसमें दिल्ली और दिल्ली समेत कई इलाकों में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए। इन दंगों में 335 लोगों में से अकेले दिल्ली में 2733 लोग मारे गए थे, जबकि बाकी लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में मारे गए थे। हालांकि सरकार ने इन दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन किया था और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नरसंहार में 2733 सिख मारे गए। हालांकि इन दंगों में मारे गए लोगों से जुड़े सरकारी आंकड़ों और सिख संगठनों के दावों में काफी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का, जो लंबे समय से 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का केस लड़ रहे हैं, वे बताते हैं कि अधिकांश मामले अब खत्म हो चुके हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ एक और मामला लंबित है। वहीं जगदीश टाइटलर के खिलाफ 3 सिखों की हत्या का मामला भी लंबित है, जबकि अन्य मामले ट्रायल कोर्ट में लंबित हैं। जगदीश टाइटलर भी कांग्रेस के नेता रहे हैं। उन पर भी सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप है। इसी बीच शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी और अभियोजन पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि इनका मानना है कि सज्जन कुमार को मौत की सजा होनी चाहिए। फैसले में न्यायाधीश ने लिखा है कि मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि सज्जन कुमार 80 साल के हो चुके हैं। वो कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उन्हें सहारे की जरूरत होती है। ऐसे में कोर्ट ने अधिकतम सजा के तौर पर कारावास की ही सजा सुनाई है। मालूम हो कि सज्जन कुमार सहित लगभग 50 लोगों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और सांसद रहे सज्जन कुमार पर 1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली की पालम कॉलोनी में 5 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोप लगाया गया था। इस मामले में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। ट्रायल कोर्ट ने कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और अपील लंबित है, जबकि चौथे मामले में दिल्ली की एक अदालत वर्तमान में सुनवाई कर रही है। सिख दंगों की जरा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवंबर को भड़के दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। फिर 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में ही जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी। और यह जो सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है, यही सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह जी की हत्या के कारण हुई। पहले उनके घर पर लूटपाट किया गया, फिर आगाजनी की गई और इनको फिर जला दिया गया इनके बच्चे के सामने ही। और इस घटना का चश्मदीद गवाह उसकी बेटी थी, जसवंत सिंह जी की बेटी ही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए लिखा कि इस घटना के समय यानी 1 नवंबर 1984 को गवाह संख्या 11 की उम्र करीब 14 साल थी और वे 10वीं क्लास की छात्रा थी। यह गवाह जसवंत सिंह की बेटी ही थी। कोर्ट ने माना कि इस उम्र की बच्ची ऐसी हत्या यानी ऐसी घटना को कभी भूल नहीं सकती और इसीलिए अदालत ने इसे गवाह के रूप में स्वीकार किया। तो 1 नवंबर को क्या हुआ कि सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की गई। फिर वर्ष 1991 में मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। 8 जुलाई 1994 को दिल्ली की अदालत ने पाया कि सज्जन कुमार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और उसके विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। वहीं 8 मई 2000 को गृह मंत्री ने दंगे की जांच के लिए जीटी नानावती आयोग का गठन किया था। नानावती आयोग 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए जाना जाता है। फिर 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावती कमीशन की सिफारिश पर केस दर्ज किया। फिर 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोकर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोकर, महासिंह और संतोष रानी को समन जारी किया। इस प्रकार इस केस में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी जब तक कि एनडीए सरकार नहीं आई। वहीं वकील फुल्का बताते हैं कि जब साल 2014 में एनडीए सरकार सत्ता में आई तो हमने ऐसे मामलों में दोबारा जांच करने की मांग की जिन्हें पुलिस ने बंद कर दिया था और इन मामलों को अदालत में पेश भी नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जीपी माथुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने रिपोर्ट दी कि सिख विरोधी दंगों से जुड़े कई मामले गलत तरीके से बंद कर दिए गए थे, उनके सबूत मौजूद हैं, उनकी दोबारा जांच होनी चाहिए। इसके बाद साल 2015 में सरकार ने एसआईटी गठित की। इस एसआईटी ने सभी मामलों को फिर से खोल दिया। फिर 23 नवंबर 2016 को शिकायतकर्ता ने अपनी बयान दर्ज करवाई। फिर 6 अप्रैल 2021 को सज्जन कुमार को जेल से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली कैंट के मामले में सज्जन कुमार आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
फिर 5 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 16 जुलाई को क्या हुआ कि दिल्ली कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 1 अक्टूबर कोर्ट ने आरोपों पर दलील सुनने शुरू कर दिए थे। 16 दिसंबर 2021 को पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए। 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने अंतिम दलीलें सुनना शुरू किया। 8 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और 12 फरवरी 2025 को कोर्ट ने कुमार को दोषी ठहराया, जबकि 25 फरवरी यानी कि आज आईपीसी की धारा 302 और 336 के तहत सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई। अब सवाल उठता है कि 40 साल से भी अधिक हो गए परंतु समुचित न्याय अभी तक पीड़ितों को नहीं मिला। इस प्रकार के केस में राजनीतिक हित समाहित होते हैं और केस को बंद और ओपन किया जाता रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लोगों को कोर्ट से त्वरित न्याय की उम्मीद होती है। जब न्याय मिलने में देरी हो जाती है तो इस न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हालांकि कहने सुनने को काफी कुछ है, लेकिन जो हुआ इतिहास में गलत हुआ। किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना बहुत गलत था। कारण जो भी हो, इस प्रकार के लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना दुखद है और भारत के लिए हमेशा, भारत के माथे पे हमेशा कलंक बना रहेगा।